Hello and welcome everyone back to my academy. Here we are again back with another chapter of the geography, which is the solar radiation. ठीक है, अभी तक बहुत सारी टॉपिक्स हमने कवर कर ली like earthquake, volcano and many other topics. These were the recent ones which I hope you might have definitely gone through and you might have quickly revised them. अगर उसमें कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू आस्क. ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं विद दिस टॉपिक कॉल्ड सोलर रेडिएशन. सो व्हाट इज सोलर रेडिएशन? जस्ट वन सेक. सॉरी अभी अभिजीत कुमार, द माइक वाज ऑफ. चलो फिर से हम शुरू करते हैं. सोलर रेडिएशन. सो हम सोलर रेडिएशन की अगर बात करें तो द थिंग वी नो इज दैट सन कंसिस्ट ऑफ लाइक विच प्रोसेस टू जनरेट एनर्जी. न्यूक्लियर फ्यूजन, वहां पे फ्यूजन होता है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड उससे वो एनर्जी रेडिएट आउट होता है. द अर्थ ऑल्सो. अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? योगेश पांडे सिंह दैट आवाज नहीं आ रही है. एनीवन एल्स कैन कंफर्म इज माय वॉइस कमिंग और नॉट? आ रही है योगेश? Okay, perfect. So, as we were on like solar radiation. So, as I was saying that there's a nuclear fusion taking place on sun, and then energy has been emitted or radiated out. ठीक है, and जो हमारे अगल बगल के जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं सन के, जिसमें अर्थ भी है, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करती है. दैट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द बॉडीज अराउंड द सन. ठीक है, तो जो ये सोलर रेडिएशन, उस चीज को हम नाम देते हैं जो एनर्जी सोलर सन से एमिट हुआ. ठीक है, एंड देन कॉज इट्स रेडिएशन. हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो हम जानेंगे ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन क्या है. तो द एनर्जी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ, दैट इज रेडिएशन. एंड सोलर वर्ड्स कम्स फ्रॉम द वर्ड सन, सो सोलर रेडिएशन. ठीक है, आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज दिस? इट्स सोलर रेडिएशन इज रेडिएंट एनर्जी. सी द वन ऑफ द की वर्ड्स ऑफ इज रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द सन फ्रॉम ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. देखिए, आपको ये जानना होगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शंस. आप लोगों ने पढ़ा होगा, वन इज फ्यूजन एंड वन इज फिजन. सो द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज जनरेटेड इन सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, ये याद रखना, कभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं. Good evening, Mansi. So in many exams they do ask that the energy generated on Earth is through like a nuclear fusion या fusion. तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि सन पे जो होता है फ्यूजन रिएक्शंस होता है. So solar radiation is radiant energy emitted by the sun from a nuclear fusion reaction that creates electromagnetic energy, right? अब ये जो फ्यूजन होती है सन पे, दैट क्रिएट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी बैंड्स. ठीक है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज भी होती है. ठीक है, नाउ दे लाइक सपोज ये हमारा सन है. ठीक है, एंड ये हमारा अर्थ है. दिस इज अर्थ. नाउ दिस सन इज, यहाँ पे बहुत सारे आपके न्यूक्लियर फ्यूजन्स हो रहे हैं एंड देन दैट इज emanating or radiating out energy. And when it is emanating energy, those energy are in the form of electromagnetic energy.
एंड देन जिसको हम लोग सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं, दे ट्राई टू रीच द अर्थ एंड इनफैक्ट मैनी काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट ऑल्सो रीचेज द अर्थ। कुछ सारे तो ब्लॉक हो जाते हैं जिसको हम लोग ओजोन के द्वारा हार्मफुल रेडिएशंस ब्लॉक करते हैं। देयर आर मेनी आल्सो मैग्नेटोस्फेयर व्हिच प्रिवेंट्स द मैग्नेटिक रेडिएशंस टू अ वेरी एक्सटेंट, बट देयर आर स्टिल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हिच रीचेज द अर्थ। ठीक है, तो कहते हैं द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन इन शॉर्ट वेवलेंथ। अब देखिए वेवलेंथ जो होती है दैट इज ऑफ टू काइंड, द लॉन्ग वेवलेंथ एंड द शॉर्ट वेवलेंथ। सो द इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, एंड जो आउटगोइंग एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट द अर्थ इज गेटिंग हीटेड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, कॉल द इंसुलेशन, एंड जो आउटगोइंग होगी दैट विल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे इन ए सीजन एंड इन ईयर, बट ऑब्वियस वो मतलब व्हेन वी हैव रीड ना दैट अराउंड द सन द अर्थ rotates and revolves. So when it is revolving, it is perihelion as well as ephelion. So at different position of the earth from the sun, and inclination determines the energy which the earth is obtaining from the sun. ठीक है, the amount and intensity of insolation vary during a day, in a season and in a year. चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। So this is the factors that causes this variation in insolation. ठीक है, अब ये जो insolation आ रही है, the energy, the solar radiation which is coming, that will vary. That will vary. Now there are various factors why it vary. Like as we said that whether it is at perihelion or ephelion, or whether the northern hemisphere is facing or the southern hemisphere. ये सारे बहुत सारे factors होते हैं which causes this variation in insulation. सबसे पहले एक एक करके इन फैक्टर्स को देखते हैं हम लोग। ठीक है, if you see the factors, ठीक है, one is the rotation of the earth on its axis. Now this is the earth, right? अर्थ की एक्सिस है, इस पे ये रोटेट कर रहा है। लाइक नॉट दिस सन, सपोज सन हमारा उधर है, सन से उसको एनर्जी आ रही है। वी नो दैट द एनर्जी ऑफ द सन इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रही है ना। सो व्हेन इट इज द रेज ऑफ द सन, इट इज एट 90 डिग्री, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, राइट? वी नो दैट द rays the sun rays which are hitting at 90 degree are more intense than those the slanting ones. ठीक है, उसी तरह अब जो ये साइड वाले हैं, ये साइड में आपको क्या इंटेंसिटी ऑफ द सन की जो आ रही है सोलर रेडिएशन नील है, क्योंकि दिस इज इन द शैडो. सो द रोटेशन, so at a definite point of time this point is getting more heat than as compared to this side, and this point is getting more as compared to the polar. यहाँ पे slanting है और यहाँ पे डायरेक्ट है, तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज इट इज कवरिंग मोर स्पेस. ठीक है, सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ दैट विल कॉज द वेरिएशन और द वेरिएशन इन द इंसुलेशन. ये हो गया रोटेशन. नाउ इट इज सेइंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, angle of inclination of the sun rays. As I said, if it is hitting at 90 degree, the intensity of the sun will be more. But if it is hitting at like slanting angle, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना उस पर पड़ रहा है, उस पर वो फर्क पड़ता है. ठीक है, देन इट इज सेइंग लेंथ ऑफ द डे. इफ यू सी द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल, हियर द सन की इंटेंसिटी जो है 6 महीना तक लगातार है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 मंथ तक यहाँ पे उसको कोई sun ki it is not getting any light. When it is not getting any light, so the intensity of the light is here low, whereas the intensity of the light here is more, right? So the length of the day will determine the variation in the insolation. अगली हम बात करें the transparency of the atmosphere. If you will see the earth, right, now there are जैसे volcanoes हो गए. Now if the volcano, suppose at a particular place the volcano does occur, now when the volcano will occur it will spew dust and फिर smokes and cloud, ये सारी चीजें होती है. तो उसके कारण many a time it creates a cloudiness.
ठीक है, जिसके कारण जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो रुक जाता है। इफ यू रिमेम्बर द बॉम्बिंग एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, उस बॉम्बिंग के कारण उसके ऊपर एक ऐसा क्लाउड इतने कुछ महीनों के लिए जमा था कि वहां पे सोलर रेडिएशन आ नहीं, मतलब नीचे नहीं आ पा रहे थे। सो it is saying that the transparency of the atmosphere, if the atmosphere is transparent, the clear skies like in the polar regions, तो वहां पे ज्यादा उनको मिलती है। बट इफ द atmosphere is not that transparent, there is some hindrance to the incoming solar radiation, so it will get less hit from the solar radiation, ठीक है। It is saying the maximum insolation is received over subtropical deserts where the cloudiness is less. The equator receives completely less insolation. चलिए आप लोग के मन में ये सोचते होंगे कि इक्वेटर है तो बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट हीट ऑफ द सन मतलब पहुंच रही है, तो यहाँ पे शायद it's getting more heat, right? So it is receiving more of insolation, the equator. But truth be told, the equator does not get that much warm or heat as compared to the subtropic regions. So why? क्योंकि क्या होता है इक्वेटर पे, अगर आपको पता होगा तो when it is getting heated, तो उससे क्या होती है, now this particular region when they are getting heated, low pressure is being created, the warm air rises up in the sky and then it cools off and then it precipitates, फिर वो बारिश होती है। तो इक्वेटर पे मोस्टली एक फेनोमेना है लाइक द इवनिंग रेन और 4 PM रेन does occur, due to which every day there's rain on equator. That everyday rain on the equator causes the equator region to be less or मतलब less receiving of the insolation as compared to the subtropics, ठीक है। So the maximum insolation is received over subtropical deserts where the cloudiness is less. अब क्योंकि यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं यहाँ पे क्लाउडनेस कम है, तो अब क्योंकि क्लियर स्काइज होंगे तो वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको क्लियर है। There's no more issue in it, सिंपल है। During its revolution around the sun, see this is another factors, as we were saying, the factors that causes this variation in insolation, that was the factor since aphelion and perihelion. But obvious when it is at like close to the sun, उसकी हीट की जो सोलर रेडिएशन जो आ रही है ज्यादा होगी, एंड व्हेन इट इज लाइक फार अवे फ्रॉम द सन, like aphelion. Perihelion is when it is close to the sun and aphelion is when it is far away from the sun. So when it is at aphelion, it is farther away. देखिए हमें पता है कि ये अगर सन है तो जो अर्थ घूमती है उस सर्कल में नहीं घूमती, वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे, तो दिस इज अ फार द रीजंस। तो जब वो फार पे होगा तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन विल बी लेस, एंड व्हेन इट इज एट पेरिहेलियन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन विल बी मोर, ठीक है। सो दोस आर आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। Okay, this is one of the note that the area covered by vertical rays is always less than the slant rays. वही वाली मतलब ये वाली डायग्राम है। चलिए मैं आपको खुद एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि लाइक इफ दिस इज द अर्थ एंड लाइक सन इज कमिंग, यहां से ऑब्जेक्ट है, इट विल कवर बट द सेम the slanting rays cover more area than compared to the direct rays, ठीक है। The area covered by vertical rays is always less than the slant rays. More slanting resulting in more absorption, scattering and diffusion, तो intensity कम होती है। तो चलिए with this we have finished the factors and the topic solar radiations, ठीक है। Moving on to the new topic, heating and cooling of the atmosphere, ठीक है। हम लोग ये पढ़ते हैं रहते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, दिस आर द वेरियस थिंग्स, बट आर दे रियली डिफरेंट और द सेम थिंग बट डिफरेंट वर्ड्स? एक्चुअली इफ यू सी दैट ऑलमोस्ट दे आर सेम, बट दे कम्स विद ए लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन देम, ठीक है। कंडक्शन में क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपका सरफेस होना जरूरी है, रेडिएशन में अलग होता है और कन्वेंशन में अलग होता है। लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल अगर हम तीनों का बताएं, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन का, सो इट सेज दैट द सन, सी द सन
से हमें एनर्जी मिल रही है, बट वी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सन, राइट? सो सन, कंसिडर द सन एज लाइक एन वेरी हॉट मेटल बॉल, ठीक है? तो इट इज रेडिएटिंग आउट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। ये सन है। सो कंसिडर दिस सन एज एन रेड हॉट आयरन बॉल, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट आउट कर रहा है। सो व्हेन इट इज रेडिएटिंग आउट एनर्जी, अर्थ इज आल्सो वन ऑफ द heavenly bodies which is absorbing it. So the sun hits the ground through the process radiation, ठीक है? अब the another is conduction. Now when this we have learned about the short wavelength and the long wavelength. So when the long wavelength, जब हमारा अर्थ गर्म हो जाता है by the incoming solar radiation, it also releases energy, right, in the form of long wavelength. This long wavelength, when it is being released from the earth, so it is hitting the air above it by the long wavelength. So that is happening through the conduction, ठीक है? वो कैसे होगा अभी हम बताते हैं. And then the warm air, like now suppose this air, there are different layers of air, right? Now the warm air is, this is warm, this is less warm, and actually this is getting cooler. So the different forms, मतलब the different layers of the warm air, ठीक है, दे आर गेटिंग हीटेड बाय कन्वेक्शन, ठीक है? सो वी गेट टू नो रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. लेट्स क्विकली सी, एंड नो सॉरी दिस वन मोर एडवेक्शन, ठीक है? ये एडवेक्शन भी है, उसको भी देख लेते हैं. चलिए फटाफट. The four different ways of heating and cooling of the atmosphere are conduction. Conduction, it says process in which heat flows from object with high temperature to objects with low temperature through molecular movements. See, this is the keyword. Conduction में क्या होगा कि molecular movements हैं, ठीक है? Heat is flowing from objects with high temperature. अर्थ है, इसका टेम्परेचर like 35 डिग्री या 40 डिग्री. But the air above it, just the air above it, it is a bit less in temperature. So by the molecular movement, it is getting heated. Sorry. So it is saying the process in which heat flows from object with higher temperature to objects with lower temperature through molecular movement. This is the important conduction. The important keyword is molecular movement. When it is talking about, see, the molecular movement cannot take place between objects like when they're placed very far away. For them, the two objects has to be placed very close. So radiation. Now when we say that the two objects are placed very far away, like two metal balls, and then the energy has to be transferred from one body to the another, that has to take place through radiation, because radiation doesn't happen in close objects as compared to the far objects. Heat transfers from one body to another without actual contact or movement, ठीक है? ये अर्थ है, सॉरी ये सन है, ये हमारा अर्थ है, तो एक्चुअल कांटेक्ट तो है ही नहीं, तो देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, एंड सो रेडिएशन, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट, ठीक है? कंडक्शन, रेडिएशन. व्हाट इज एडवेक्शन? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर. देखिए, एयर की जो मूवमेंट होती है दो होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है. तो व्हेन इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, सो इट इज ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम different layers. So when the heat is being transferred from one place to another place, it is saying transfer of heat through the horizontal movement, not the vertical. Vertical यहाँ से यहाँ होगा, horizontal इधर है. तो in middle latitudes, like most of diurnal variation in daily weather is caused by advection alone. Advection मतलब आपको ये जानना है बेसिकली कि जो एक एयर का मास है, it is hitting, it is transferring the heat from one place to another place on a horizontal plane, ठीक है? वो एडवेक्शन है. और जो हमारा फिर चौथा बच जाएगा वो कन्वेक्शन हो जाता है. कन्वेक्शन, this is in transfer of heat by the movement of a fluid. The key word here is movement of a fluid, liquid or gas between areas of different temperature. The convection type of energy is confined only to the troposphere. ये हर जगह नहीं होता है, confined. क्यों? इसमें क्या बोल रहे थे? मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड, मतलब इसको कुछ चाहिए.
ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन टू बॉडीज विदाउट इन टच और समथिंग, सो इट इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सो दिस वर द 4 ways ऑफ लाइक हीटिंग। अब एक अगला टॉपिक आते हैं हम लोग हीट बजट, हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। आपने सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं मिस निर्मला सीतारमन, शी मेक्स द फाइनेंस बजट, राइट, द बजट ऑफ द कंट्री। सो द जियोग्राफर also felt that it is necessary to make a budget of the incoming solar radiation and the outgoing solar radiation so that we should know। अब आप ही ये सोचिए, why is like if the energy from the sun is coming to the earth, then definitely some energy might be radiating out too, or else in the long run the sun, the planet earth will get heated up. But over a period of million of years ago, over a period of million of years, still our earth is still maintaining its temperature where we can survive। तो ऐसे कैसे हो पा रहा है? Definitely the incoming solar radiation or outgoing solar radiation balance कर पा रहे हैं, but it's not like the incoming solar radiation from one field is always equal to the outgoing solar radiation to the same field। अब देखिए, देयर आर वेरियस अलग अलग जगह से जहां पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन आते हैं, और देयर आर वेरियस अदर फील्ड्स जहां पे आउटगोइंग सोलर रेडिएशन जाते हैं। तो फिर ज्योग्राफर्स ने उन सबको पढ़ा एंड फिर देखा कि उनका जो सम टोटल है वो 0 ही है। तो इन सबको एक टॉपिक में उन्होंने डाला, दैट इज नोन एज द हीट बजट, हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। So, what is heat budget of the planet Earth? A heat budget is a perfect balance between the incoming heat absorbed by the Earth and outgoing, जैसा कि मैंने बताया। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि like suppose as we have talked, the incoming solar radiation किस में है? That is in short wave solar radiation and the outgoing is in the form of long wavelength। तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से मान लेते हैं टोटल यूनिट जो है वो 100 आ रहा है। ठीक है, अब ना टोटल रेडिएशन विच इज 100, नाउ व्हेन इट इज कमिंग, तो इफ यू हैव एवर ट्रेवल्ड इन द प्लेन और फ्लाइट, यू माइट हैव सीन दैट there's a cloud covering the entire of earth and it's very bright over there। ठीक है, तो वो व्हाइट होने के कारण वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो उसको रेडिएट ऑफ करता है। सो a portion of the incoming solar radiation is been radiated out। तो जब ये क्लाउड्स यहाँ पे मिला, इससे ये 27 यूनिट्स हट गया। 27 units are been reflected by the clouds and 2 are also reflected by the earth। Now see, there are various, not all the surfaces of earth absorbs the incoming solar radiations। There might be like rocky surfaces or the seas which might be radiating out or reflecting back। So 2 units is been reflected by the earth and 27 units is been reflected by the clouds। So total 29 तो यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ना अगर आप देखेंगे this 6 is scattered to space। See, I will start again। This was a 100 unit coming, जिसमें से 27 आपके क्लाउड से वो रिफ्लेक्ट कर गए टू फ्रॉम द अर्थ। कितने हो गए? 29 यूनिट्स हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक टिल नाउ, बट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन टोटल इज 65। ठीक है, 100 में सिर्फ 65 ही आते हैं, तो मतलब 35 जो है वो रेडिएट ऑफ हो जा रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि 27 इज बीन रेडिएटेड ऑफ फ्रॉम द क्लाउड्स एंड 2 इज रेडिएटेड ऑफ फ्रॉम द अर्थ, 29 remaining as 6। this 6 is being scattered to space, right? So 6 plus 2 plus 27, a total of 35 units। ठीक है, 35 units radiated off। ठीक है, अगर 100 में 35 यूनिट्स अगर रेडिएट ऑफ हो गए हैं तो इनकमिंग विल बी
65 units. So 65 is the total incoming solar radiation. Now if you see, break it, this is like 17, 34 and 14. This is like 17. If we talk, 17 is absorbed by the earth. This is 34 unit after the clouds when it has come, that is also absorbed by the earth. So these two units means a total of 51 units is absorbed by the earth, and this 14 unit was absorbed by the atmosphere. Okay. So out of total 100 units, eventually 51 units make it to the earth. The remaining 14 units was absorbed by the atmosphere. ठीक है? तो अगर ये पूछेगा कि out of 100 how much units of solar incoming solar radiation has been absorbed by the earth, तो आपका आंसर होगा 51. ठीक है? Now when this 51 units have like come to the earth, they also need to be radiated off in the form of like long wavelength. ठीक है? रात को जो जनरली जाते हैं, तो the outgoing is the long wave. ठीक है? Now if you'll add total, हमारा ये कितना था 51, तो 23 plus 9 is 32 plus 19, 51. ठीक है? Now it is saying that out of this 23 units radiated from earth, 17 is radiated to space. ठीक है? जो हमारा 51 टोटल यूनिट्स थे, उसमें जो है 23 यूनिट्स जो है वो रेडिएट किए गए हैं. ठीक है? तो दैट इज रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ. ठीक है? 17 यूनिट्स. दिस इज प्लस 9 यूनिट्स इज टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन. कंडक्शन में प्लस 19 गया एंड रेडिएट टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर. ठीक है? ये 48 यूनिट्स. ठीक है? तो टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग इज बैलेंस्ड. ठीक है? इसको अगर आप एक और अच्छी पिक्चर से डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं, तो दिस विल बी दिस डायग्राम. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. इट इज सी showing that 100% of solar energy, right? 100% of the solar energy, now it's coming. This is the troposphere and this is the exosphere, right? In the previous chapters we have studied about the layers of the atmosphere. So this is the exosphere, ये troposphere. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो this was the incoming 65%, right? In 65 में जो 14% है, this was by the atmosphere. This is being absorbed by the atmosphere and eventually Earth absorbs only 51%. So a total of incoming 100% of solar energy, जिसमें radiate off हो गए clouds, skies 35%, 65% eventually वो आता है, जिसमें 14% atmosphere absorb कर लिया और 51 eventually बच रहा है Earth को. So this is like the which the Earth absorbs, right? Now when this 51 is percent which is going, 34% is Earth's radiation terrestrial. ठीक है? Convection. ठीक है? So outgoing is 60. See, incoming was total of 65. So outgoing also has to be 65. So it is total of 48 plus 17. Heat is radiated. Absorbed, reflected 35% by the albedo. ठीक है? तो जो incoming और outgoing है वो तो उसमें बना रहता है. So this is the Earth receives almost all of its energy from the sun in the form of short wave radiations. The Earth in turn radiates back to space the energy received from the sun in the long wavelength. ठीक है? As a result, the Earth neither warms up nor does it get cooled over some time. ठीक है? But over a period of time, over like millions of years, like even like a century or we have seen that the Earth's temperature have risen by like 1 degree or 1.5 degree. But that is due to the anthropogenic reasons. ठीक है? वरना else जो है अर्थ अपना बैलेंस बना के चलता है. The surplus heat energy from the tropics is redistributed polar. Okay.
This is now we just saw in the heat budget how the incoming solar radiation and the outgoing solar radiation that is being balanced. Now even one thing we see, like we know that like the earth or the tropics, they receive more of solar radiation. Tropics basically cause there is incoming direct radiations, whereas the poles, they receive less energy cause that is slanting. So it is saying that the surplus heat energy from the tropics is redistributed to polewards. This avoids permanent heating और cooling effect of low and high latitudes. अब देखिए, अब ये होता कि पोल्स में आपको हीट अगर जाता ही नहीं तो वो हमेशा ठंडा ही रहता, that would be like very cold. And the tropics regions which is always getting more of heat, if that heat would not have been transferred to the, like suppose मैं आपको समझाता हूँ, like this is earth, right? अब क्या है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, अगर ये जो हीट आ रही है अगर ये इधर नहीं रेडिएट आउट होता तो क्या होता, दिस एरिया वुड हैव लाइक गॉट more of heat, more, and then it would have like caused permanent effects. But since this incoming heat at the tropic is redistributed towards the pole, a balance is being created and maintained. Poles भी feasible हैं थोड़े polar areas, and tropicals भी जो है वो feasible area बन के रहता है, ठीक है? It is the like this is the surface of the earth. See, this is the ये आपका टेम्परेचर का ग्राफ है, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर ज्यादा है तो ये दिस इज द सरप्लस रीजन एंड दिस इज द डिफिसिट रीजन, द पोलर रीजन्स. सो द सरप्लस रीजन से जो पोलर रीजन्स में है आपके हीट को ट्रांसफर किया जाता रहता है बाय द वेन्स एंड वेरियस अदर मैकेनिज्म्स, सो दैट ए बैलेंस इज बीइंग मेंटेन्ड, राइट? See, now we have like, I hope everyone have understood the concept. There is simple MCQ for practice. सभी को बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है? Let me see who answers this very quickly. So it's saying consider the following statements. The incoming solar radiation on Earth is known as insolation, right? Statement 1. चलिए मैं आंसर भी यहाँ छिपा देता हूँ वरना आप लोग आंसर देख लेंगे. First you have to try. The second statement is the farthest distance of the Earth from the Sun is 152 million kilometers on 4th of July, right? And it is saying the position of the Earth when it is nearest to the Sun is called aphelion. So select the correct answer using the codes given below. The option is 1, option B is 1 and 2, option C is 1, 2 and 3, option D is 2 and 3. आजकल मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स दिए हुए रहते हैं जहां पे आपको मल्टीपल 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है? एंड देन यू आर बीइंग आस्क्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ देम. एनीवन गिविंग द आंसर? चलिए 2 मिनट देता हूं समय आप लोगों को. रीड ऑल द 3 स्टेटमेंट्स एंड जस्ट सी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज राइट एंड रॉन्ग एंड देन से द आंसर. यू हैव 2 minutes फॉर इट. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. Try answering the question. Even if it will wrong, I will just give you the answer. I will make you understand why the reasons, क्यों स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, आंसर क्या होगा. पर पहले आप लोग ट्राई तो करें. चलिए मैं आता हूं क्वेश्चन पे. So it's in the incoming solar radiation on Earth is known as insolation. Statement 1. See, first of all, this I'll just give you one of the approach how to approach this kind of questions. जब यहाँ पे आपको इस multiple choice questions रहते हैं, इसमें multiple statements रहते हैं. So the first thing which you should do is like try to eliminate. अब इसमें ये देखिए
कि इसमें कौन सा एक स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट्स जो आपको लग रहे हैं गलत हैं, विच आर वेरी श्योर दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Like if I read all the three statements, it is saying the position of the earth when it is nearest to the sun is called aphelion. If you remember, I had said the pass में होगा तो perihelion, P for pass and P for perihelion, right? So it is saying when it is nearest to the, तो ये क्या हो गया? I'm very sure this statement is wrong. ठीक है? Now it is saying that the farthest distance of the earth from the sun is 152 million kilometer. ये स्टेटमेंट ये राइट है, ठीक है. एंड द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज इंसोलेशन. देयर हैज बीन, ये भी सही है. सो स्टेटमेंट 1 and 2 इज राइट एंड स्टेटमेंट 3 इज राइट. सो व्हाट ऑप्शन इज दिस? 1 and 2. ये इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई हो. That's another question. चलिए, I hope you guys will give a try this question. It is saying which of these factors are responsible for variation in insolation. अभी हमने पढ़ा ये टॉपिक, ठीक है. It is saying what of these factors are responsible for variation in insolation. ठीक है. The angle of inclination of the sun rays, the length of the day, the transparency of the atmosphere. ठीक है. अगर आप देखिए जहां इस टाइप के क्वेश्चंस हो आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो मतलब बहुत जनरलाइज टर्म्स में, तो आपने भी अगर पढ़ा होगा तो ये सारे रीजंस थे. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, द लेंथ ऑफ द डे, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑल द थ्री आर बीइंग करेक्ट. सो वी कैन वेरी इजीली से दैट आंसर सी. ठीक है. So in various competitive exams, if your concepts are clear, you will be very able to solve this kinds of MCQ in no less than a minute. There's another question. The amount of visible radiation reflected by the earth is called as its, क्या है ये? dispersion, refraction, scattering, albedo. ये रिफ्लेक्टेड जो है विजिबल रेडिएशन का, इसको वर्ड दिया जाता है दैट इज नॉन एज अल्बीडो. ठीक है. सो ऑप्शन ए. सो ये सब बहुत कुछ इजी एमसीक्यूज थे. चलिए, आई होप यू ऑल माइट हैव डन दिस. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, टेम्परेचर. और बिफोर वी से वी स्टार्ट दिस टेम्परेचर, let's take a break of like 5 minutes and then we will resume this topic. We're back with and let's start. So here we are with a different new chapter and topic and temperature in geography. Okay, here we will see that how the temperature is being varied or factored by reasons like latitude and altitude and other reasons, and how the concept of temperature inversion plays an important role in the sustenance of life on the planet Earth, as otherwise which might have caused, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया. हाँ, टेम्परेचर इन्वर्जन. सो मतलब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट हेल्प्स इन सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, और लाइक मतलब जहाँ पे भी ठंड जगह है वहाँ पे हाउ इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर. हाउ लाइक फिनोमेना लाइक बहुत सारे आप देखेंगे like the Gulf region, how they're still not frozen. That is due to the phenomena of like temperature inversions. So we'll all just see in the lectures, which we'll have to just proceed. So if we see temperature, let's start. ठीक है. If we talk about temperature, ठीक है, so how can temperature be defined? So to define temperature, like suppose this is a surface. So it is in measurement in degrees of how hot or cold a thing or place is. Like यहाँ पे क्या इसका टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर, मतलब how hot or how cold, like measuring it in degrees. ठीक है. So temperature is the measurement. ठीक है. It is a measurement in degrees. But obviously degrees क्या है, उसकी यूनिट है. ठीक है. How hot or cold a thing is of a place is. So if we'll see the various factors which control the temperature. If you see other factors controlling temperature distribution,
this is one of the most factors is latitude, right? So it says it has a direct control on temperature as the insolation is inversely proportional to the latitude. ठीक है, like ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि it is inversely proportional to the latitude? Now we know the earth, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होती है, तो यहाँ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट है, एंड एज द डिग्री इज इंक्रीजिंग but the solar radiation is decreasing because the rays are slanting. So when the rays are slanting, so it is saying that the insolation is inversely proportional to the latitude. यहाँ से जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो उसका जो incoming solar radiation है वो घटता है. So that is one of the factors which is controlling the temperature distribution. ठीक है, ये हो गया latitude. दूसरी हम बात करेंगे तो altitude of the place. As we know that like as we मतलब the altitude होता है जो for every 165 सेंटीमीटर 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होती है वो कूल डाउन होती है, डिक्रीज करती है. सो therefore like places at higher altitude like the mountains they are colder as compared to the plains. ठीक है, so altitude of place, higher the altitude lower is the temperature. ठीक है, now the another factor is distance from the sun. How the distance from the sun is like one of the factors that controlling the temperature distribution. चलिए अगर हम देखेंगे like this is our India, ठीक है, और यहाँ पे sea है, this is the Arabian Sea, this is the Bay of Bengal, right? Now as we know that the incoming solar radiation is able to hit the landmass very rapidly as compared to the sea. तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड जो वहाँ पे होती है वहाँ की प्रेशर वो एयर सिस्टम ऊपर जाती है. ये जो एडजॉइनिंग एरिया में जो सी है वहां पे जो है द एयर इज नॉट हीटिंग अप, सो एज कंपेयर इट इज गेटिंग हीटेड अप बट इट्स नॉट गेटिंग एज हीटेड एज क्विकली एज ऑन द अर्थ. सो हियर द एयर इज नॉट दैट वार्म एज कंपेयर टू दैट ऑन द लैंड. सो व्हेन दिस एयर हैज द वार्म एयर राइजेस द एडजॉइनिंग areas of the sea, यहाँ की जो cold होती है as compared to the adjoining places on the land, that rushes to fill in, right? And those causes land and sea breeze, the phenomenon of land and sea breeze, जिसके कारण it is able to maintain like the जो adjoining sea areas के temperature होते हैं, it is able to cool down the temperature. So distance from the sea, the places situated near the sea comes under the moderating influence of the sea and land breezes, which moderates the temperature. Wait, ठीक है, जैसे दिस प्लेस इन दिल्ली, दिस इज फार फ्रॉम लाइक सी, सो इट डज नॉट हैव दैट मच ऑफ ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीजेस ऑफ द सी, whereas दिस कोस्टल एरियाज, राइट, मैंने क्या बोला यहाँ पे, जैसे वार्म एयर विल राइज अप, द एडजॉइनिंग कोल्ड एयर ऑफ द सी रसेस टू फिल इन एंड देयरफॉर एबल्स टू हेल्प टेक अवे द टेम्परेचर. सो यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज में होते हैं यहाँ पे लैंड एंड सी ब्रीजेस होते हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सॉरी, इंटीरियर ऑफ द लैंड विच इज फार अवे फ्रॉम द सी, that does not get affected much by the land and sea breezes. So distance from the sea, those also helps into controlling the temperature distribution. ठीक है, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है. Now it is saying air mass circulation and ocean currents, right? Will further like in further मतलब just the next lecture will be drawing the importance of this air mass circulation and the ocean currents. So there are actually basically two kinds of ocean currents. One is like the cold ocean currents and one is the warm ocean currents. Like ये अगर हमारा अर्थ है और ये ट्रॉपिक्स हम ये आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे अभी, विंड एंड प्रेशर बेस्ड सिस्टम, ये जब इक्वेटर पे ऐसे प्रेशर बेस्ड चलते हैं और जो लैंड मासेस आते हैं, तो व्हेनेवर दिस प्रेशर बेस्ड सिस्टम्स हिट द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ड्यू टू द गैदरिंग ऑफ द टेम्परेचर, दिस सरफेस इधर वाले जो करेंट्स होते हैं ये वार्म होते हैं, बट व्हेन देन इट circulates and reaches to the western side of the continents, it gathers moisture from the sea and those
currents are more colder. So the places which come under the influence of warm air masses, oceans current experience higher temperature, and the places that come under the influence of colder masses experiences low temperature. इस डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ. Like this is the earth, and ये हमारे यहाँ पे प्रेशर बेस्ड सिस्टम्स चलते हैं. Now when this is coming, this is gathering temperature. अब ये जो कॉन्टिनेंट है, now when this will hit this eastern side, this will be warm ocean currents, right? And now when this currents, now this is like a sea area, and then again suppose this is another continent. Now when this moisture has been gathered from this ocean current and will now hit the western coast of the continent, so this will be a cold air current, right? ये अभी हम अगले वाले चैप्टर में समझेंगे. मैं आपको फिर भी एक बेसिक लेमैन समझा दिया कहाँ पे कोल्ड एयर करंट होता है और क्यों एक वार्म एयर करंट होता है. सो एयर मास सर्कुलेशन एंड ओशन करंट्स, दोस आल्सो हेल्प्स इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. And there are local aspects of wind, vegetation, cover. Those also helps, like there are winds, अलग अलग नाम दिए गए हैं, फोइन, चिनोक, ठीक है. those are like cold winds and the hot winds. मॉनसून में यहाँ पे भी हमारे यहाँ लू चलता है, that is a kind of hot wind, ठीक है. vegetation, like why the Sahara or the desert areas, they are more like temperature is more, and the places like if you will see like the Western Ghats, right? if this is, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स पे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू लाइक इन दिल्ली. टू द वेजिटेशन एंड कवर एंड स्लोप लाइक द Himalayan regions, if you'll see, those are the temperatures, the local aspects which determine the temperature of a place. And this is surface properties like albedo, the reflecting property, which also controls the temperature of a place. See, this is another one of the two topics in like temperature which we have to understand. One is the normal lab state, ठीक है, and another is albedo. अगर हम नॉर्मल लैब स्टेट की बात करें तो नॉर्मल लैब स्टेट किसे कहते हैं? तो नॉर्मल लैब स्टेट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट. एज वी सेड कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट? फॉर एवरी 165 मीटर of altitude the temperature decreases by 1 degree centigrade, ठीक है, और it is 6.5 degree centigrade per 1000 meter. बात बराबर ही है, ठीक है. either it is for 165 meter 1 degree centigrade और 6.5 degree centigrade for 1000 meter, ठीक है, दोनों तरफ करेंगे वही बात. so that is a normal lab state, the rate of decrease of temperature with height. And if you talk of albedo, so albedo is the amount of sunlight reflected by surface, amount of sunlight reflected by surface, measured from scale 0 to 1. It is a perfect reflector. Like if you see the fresh snow, मतलब जब snow होता है तो जब fresh होता है तो it has a property it reflects. देखिए, the body which is जितना dark होता है it absorbs, and the body is how much maximum white it is, it reflects more. So fresh snow that is almost close to pure white, so it reflects more than the oceanic ice, ठीक है. and then the sand and the green grass and the soil, forest, open oceans and charcoal, ठीक है. इसको आपको याद करने, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने की जो फ्रेश स्नो है that has the maximum albedo, then after that we have the oceanic ice. लोग यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है. ओशियनिक आइस बाद में आता है, एंड देन द सैंड. ये तीन थोड़ा प्रोमिनेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग. एंड आफ्टर दैट देन विल बी द ग्रीन ग्रास एंड द सॉइल एंड द अदर फैक्टर्स. सो दिस एल्बिडो कैसे इफेक्ट होता है? द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज. नाउ देयर इज अनदर टॉपिक इन टेम्परेचर which is known as temperature anomaly. What is anomaly? Anomaly is which is not, मतलब एक पर्टिकुलर रूटीन या मतलब पर्टिकुलर चीज को, पैटर्न को जो नहीं फॉलो करे, दैट इज एन एनोमली, ठीक है. दैट इज एन रेगुलर हैबिट एंड इट इज नॉट बीइंग फॉलोड.
that is temperature anomaly. So if we see, it refers to a condition when the temperature of a place is different from the mean temperature of the latitude of which it is located, right? Like suppose this is Earth, and like these are the various latitudes हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, longitudes and latitudes. तो latitudes में हम लोग पढ़ते हैं the equator and the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. So what does latitudes? They join the places having the equal temperature. So it says refer to condition when the temperature of a place is different from the mean temperature of the latitude of which it is located. Like यहाँ पे on an average 23 degree temperature है, and suppose on the same latitude if temperature is 45 degree. So this is anomaly, because if here is 23 degree and surrounding area is 22, 24, the temperature mean is 23, but it is like 40 degree or 45 degree, तो वो anomaly कहते हैं. So what is a positive anomaly and a negative anomaly? These are the two different anomalies which we understand. Temperature is more than the mean temperature of latitude. मतलब अगर जो मीन टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर क्या, एवरेज टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है, पर उस प्लेस की टेम्परेचर इज लाइक 40 डिग्री, मीन्स व्हेन द टेम्परेचर इज मोर देन द मीन टेम्परेचर, तो दैट विल मीन पॉजिटिव एनोमली, ठीक है. लाइक द एग्जांपल इज द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट क्या है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्लेसेस ऑन द सेम लैटिट्यूड. एंड इफ वी टॉक ऑफ नेगेटिव एनोमली, मीन्स हियर द टेम्परेचर विल बी लो as compared to the mean temperature of the latitude, like the Himalayas or the Mount Everest, ठीक है. Mount Everest यहाँ पे अगर ऊपर पे जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस बहुत लोअर है as compared to the places on the same temperature on the same latitude. So this is temperature anomaly. So that's another word called as isotherms. हम लोगों ने पढ़ा था. There are various, whenever this is iso, what does iso means? Means same. Isotherms are imaginary lines joining places having equal temperature, ठीक है. Imaginary lines joining having places having equal temperature. Ideally for homogeneous earth, isotherms should be following latitudes. मतलब क्या है कि अगर ये अर्थ है और ये है, तो क्योंकि ये अर्थ रोटेट कर रहा है और ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, तो जनरली द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एट द सेम लैटिट्यूड शुड हिट equally all places. So it is saying ideally for homogeneous earth, isotherms should be following latitudes, but due to land water heat difference, they bend in different directions, cause the land gets heated rapidly. Means like if there is land and sea at the same latitude, अब हमें पता है कि sea का जो water है that gets heated slowly as compared to the land which gets heated rapidly. So on the same latitude there will be a difference in the isotherms of the land and the sea. So general rule, while crossing land and the isotherms in any hemisphere bends towards pole equator to negate the effect of the seasons. Example, in January the isotherms deviate to the north. जनवरी में क्या होता है, the isotherms deviate to the north over the oceans and to the south over the continents. Like if this is the isotherms, it is saying that in January the isotherms deviate to the north over the oceans. Like if there is an landmass and an oceans. Now if it is crossing from the oceans to the landmass, it's saying in January the isotherms deviate to the north over the oceans and to the south over the continents. ठीक है, इट इज जस्ट फॉर रीडिंग, ठीक है. ऐसा कोई डिटेल isotherms पूछते नहीं है, बस जब वो डायग्राम होता है किसी isotherms को, तो आपको समझने के लिए कि उतना कॉन्ट्रास्ट क्यों वो लाइंस चेंज हुए, उसका ये रीजन है. So there is another topic which is known as temperature inversion. Isotherms पढ़ लिया हमने, temperature anomaly पढ़ लिया. So what is temperature inversion? If we look at temperature inversion, it says that it is a reversal of the normal behavior of temperature in the troposphere, right? Means a general pattern normal conditions में क्या होती है कि here there is warm air and the warm is slowly rising up, and as it is slowly rising up, it is
losing away its temperature and it is becoming more cooler, and cooler it gets cold air, ऊपर जैसे जैसे आते हैं, तो this is a normal conditions. But in case of a temperature inversion, as it is getting cold, so it's not that it will keep on getting cold, then there will be a layer of warm air, right? मतलब एक ठंडा लेयर है, उसका फिर एक गर्म लेयर है. तो when there is a warm layer that causes the cooler air to bend and come back to the earth. So that happens only if it, आप समझिए, if there had not been a warm air, so the cooler air had been kept on rising, but it is due to this block of the warm air, this cold air has been deflected back. So this happens only in temperature inversion. ठीक है. So temperature inversion is a reversal of the normal behavior of temperature in the troposphere. So this is one of the phenomena which happens only in troposphere, in which a layer of cool air at the surface is overlain by a layer of the warmer air. Like ये हमारा अर्थ था, यहाँ पे cool air था, and उसके बाद there is a layer of the warm air. Under normal conditions, temperature usually decreases with height, right? So after a layer of cold air, there is a layer of warm air. That happens in temperature inversion. ठीक है. So how does this temperature inversion takes place? For temperature inversion to take place, there has to be like various 3-4 factors which are more important. Like if we see the conditions favorable, as we said, it's in a long winter night. क्यों? अब हमें पता था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, फिर आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है, तो outgoing solar radiation has to be more than the incoming solar radiation. For that, see, it cannot happen in like in the days. मतलब like summer में क्या होता है? The days are long and the nights are short. And the nights उतना ठंडा भी नहीं, मतलब it can't lose much of its heat, right? So for temperature inversion, the winter has to be, sorry, the outgoing radiation has to be of lengthy. तो वो जनरली हैपन्स इन विंटर. विंटर में क्या होता है, जो नाइट्स होते हैं काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए लॉन्ग विंटर नाइट्स होते हैं. आउटगोइंग रेडिएशन इज ग्रेटर देन द इनकमिंग रेडिएशंस. ठीक है. देयरफॉर इट हैज टू हैपन इन विंटर. इफ इट सेज दैट a long summer night, no. Why? Because the outgoing radiation is greater than the incoming radiation. One point. The second point, it is saying a clear and cloudless sky. Why cloudless sky? If there will be cloudless sky, the outgoing radiation will be trapped. So that they do not get trapped, we have to have a clear and cloudless sky. So this is the second factor which is favorable for temperature inversion. If we talk of the next point, it is saying still air. Means there is no slow horizontal movement of air. अब क्या, जब horizontal movement of air होगा, तो it will mix. Means the heat temperature from one place will move to another place. That heating or mixing of the air won't be able to form temperature inversion. And then it is saying dry air near the ground surface. ठीक है. The air near the ground should not contain moisture, or else fog or smog will take place. So dry air near the ground surface, still air, a clear and cloudless sky, and a long winter night. These are the 4 factors which is conditions required for formation of temperature inversion. ठीक है. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये. Now if we talk of the kinds of temperature inversions, so basically there are 3 kinds of temperature inversions. ठीक है. I will see how the one kind of temperature inversion is different from the other kind of temperature inversions. Starting with first is the ground or surface temperature inversion. सो जनरल में क्या होता है, नॉर्मल स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें, तो ये हमारा लाइक प्लैनेट है, एंड देन द वार्म एयर राइजेस, राइट, एंड देन देयर इज ए लेयर ऑफ कोल्ड एयर, राइट, बिकॉज एज द एयर इज राइजिंग अप, it is losing its temperature, and then it slowly gets cooler. Warm air rises mixing with cool air, causing atmosphere to become unstable. This is the normal state of atmosphere. ठीक है. तो ground और surface temperature inversion में क्या होता है, this takes place on the layers in contact with the surface
by the process of conduction. If the temperature of surface air drops below its dew point, if the temperature of surface air drops below its dew point, fog may result. This kind of temperature inversion is very common in the higher altitudes. ठीक है? In lower and middle latitudes, it occurs during cold nights and gets destroyed during the daytime. So in the higher altitudes, this is very common, it is saying, and in lower and middle latitudes, ये सिर्फ रात में होती है और दिन में क्या होती है, क्योंकि the heating of the temperature, it gets destroyed. So this is the first kind of temperature inversion, which is the ground of the surface. If we talk of the second is the valley inversion. One we read is the first was the ground inversion, second is the valley inversion. If we talk of the valley inversion, that is, this inversion takes place in hill mountains is due to the air drainage. See, you have to understand, like चलिए यहां से मैं समझाता हूं. दिस इज माउंटेन्स. जनरल क्या होता है, now as the air is rising up, it is losing its heat. और जैसे जैसे ये अपना होता है, the air is becoming cold, and as the air is becoming cold, this is, ये जैसे दोनों साइड्स में जा रहे हैं, it is now creating space for this cold air to sink in, right? This happens during the day, and that happens like you feel a kind of like, see, the atmosphere in the hills, in the hills is very thin. Therefore, if you stand at a particular place, you will tend to get the heat very easily. So यहाँ पे ज़्यादा आपका गर्म ना हो, this warm air is being replaced by the cold air. This happens in the day, and similarly in the night. It should not be like the temperature should keep on decreasing. This warm air, like the cold air, the warm air is like once ये जो incoming solar radiation से यहाँ पे जो rocks and mountains heat हुए थे, now when they have like risen up, this cold airs from the surrounding places, they rush in, ठीक है? And now when they rush in the process they get warm, and while reaching, then they again rise up. This phenomena take night. This helps in maintaining the balance of the temperature, so that it does not get extreme cold at night and doesn't get heated up in the morning. So this is the valley inversion. तो फटाफट देख लेते हैं क्या कहता है ये. The inversion takes place in hills and mountains due to air drainage. Cold air at the hills and mountains produced during the night flows under the influence of gravity. As I said, क्योंकि ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी सिर्फ हमारे ऊपर काम नहीं करता, ग्रेविटी हर चीज को अपने तरफ पुल करती है. तो दिस कोल्ड एयर इज बीइंग पुल्ड, राइट? Cold air at the hills and mountains produced during the night flows under the influence of gravity. Being heavy and dense, the cold air acts almost like water and moves down the slope to pile up deeply in pockets and valley bottoms with warm air above. This is called air drainage. इससे क्या होता है? It protects the plants from frost damage. ठीक है? अदरवाइज यहाँ पे क्या होता, जो वहां पे टी प्लांटेशन वगैरह जो भी होता, they would like under the frost, their roots might have like frozen and like capillary actions हो नहीं पाते, and would not be able to get the water from the land, and those plantations might have died. So this temperature inversions helps to maintain the temperature and helps to prevent the frost in the hills or the higher altitudes. ठीक है? ये हो गया valley inversion. And the third is the frontal inversion. So till now we have read and understood two types of inversions. One was the ground, the second was the valley inversion, and the third one will be the like frontal inversion, which is adversarial types. देखिए इसको डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है? This is a cold air, right? And this is a warm air. तो warm air rises up. This cold air क्या करता है? You have to understand this cold air ऐसे मास जब है, तो this warm air instead of going straight is not allowed to go straight, but rather is pushed up, right? And therefore a kind of front is created, right? Where they don't mix up.
ऐसे जनरली क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ इफ a cold object and then hot object will come together like a clouds, तो जनरली और एयर तो वो मिक्स अप हो जाती है, बट हियर they don't get mixed up, rather a front is being created where the warm air is being pushed up and the cold air sinks in. ठीक है, so frontal inversion occurs when a cold air mass undercuts a warm air, see undercuts a warm air masses and lifts it aloft, इसको ये ऊपर की तरफ पुश कर देता है. द फ्रंट बिटवीन द टू एयर मासेस देन हैज वार्म एयर अबव एंड कोल्ड एयर बिलो, सी दे डोंट मिक्स हियर. दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल एंड इज डिस्ट्रॉयड एज द वेदर चेंजेस. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रंट्स गिव्स जो हमारे यहाँ पे कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, दैट हैपेंस ड्यू टू दिस फ्रंटल इन्वर्जन्स. ठीक है, so this was the three kind of temperature inversions which we had to study. So if we'll now look at the consequences, like what are the like various temperature inversions के कारण होता क्या है, how मतलब like the factors it play, like it determines the precipitation, cloud formation. As we have seen that in the normal conditions the warm air like might have kept of rising higher and getting cooler and cold air, this is the normal conditions, but when this cold air has risen and there has been a layer of warm air, so now this has to be like उनको वापस धकेला जाता है. ठीक है, this happens in the temperature inversions, so due to which it happens, it determines precipitation and cloud formation, because when this cooler air has been forced down, now this will comes down as precipitation. ठीक है, it affects diurnal variations. एयर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम फर्स्ट डैमेज. अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हाउ इन द वैलीज द टेम्परेचर इन द वैली, यहीं पे हमने सी इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फर्स्ट डैमेज, द वैली इन्वर्जन, राइट. So the consequences of temperature inversions we were looking at. So it determines the precipitation, cloud formation, it affects diurnal variations, and then air drainage system protects plants from frost damages, right. Then the another consequences of temperature inversion is it limits the diffusion of air pollutant that aid fog or smog formation. Hence जो fog और smog formation, जैसे what is smog? Smog is smoke plus fog. ठीक है, तो उसमें ज्यादा pollutants नहीं जाए, तो that temperature inversion helps to cut that. It aims to diffusion of air pollutant that aid fog or smog formation. Atmospheric stability की अगर हम बात करें तो temperature inversion discourages the vertical movement of air, which brings stability in the atmosphere. ठीक है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या था, temperature inversion के कारण से this does not allow the cooler air to get more high, and then it comes down in the form of precipitations or like cloud. So it kind of brings atmospheric stability. Temperature inversion discourages the vertical movement of air. Here it has been stopped, so which brings stability in the atmosphere. Intense thunderstorms and tornadoes are also associated with inversion of temperatures. जैसे हमने बोला, मैंने बताया like the temperate cyclones or like thunderstorms. These are tornadoes. Tornadoes occurs in China and America. So these are the various forms which are being associated with temperature inversions, right. Now we have completed the topic of temperature inversions. So quickly let's see a question of you on temperature inversion. ठीक है, I hope आप लोग को समझ में आ रहा है. So this MCQ, temperature inversion is normal throughout the year in which region of the earth. ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन. ठीक है, अभी हमने पढ़ा ये टॉपिक, बोल रहे इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर, मतलब यहाँ पे होते ही होते रहता है. तो अगर हम देखेंगे तो सी वी हैव टू सी दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन लाइक रीजंस, वी डिडंट read कि which reasons happen, but we do read the conditions for the formation of temperature inversions, right. क्या क्या कंडीशंस थे, चलिए उसको फटाफट देख लेते हैं. So one of the conditions of temperature inversion was long winter night, right.
and one of the other factor was clear skies, right? Clear skies. चलिए इसी दो पॉइंट्स पे अगर हम स्टिक करते हैं अपने आप को कि वी शुड हैव ए क्लियर स्काइज इन अ लॉन्ग विंटर नाइट, सो वी सी सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स, the equatorial regions, the temperate deserts and the polar regions. The very first factor of a winter night आपको कहाँ लग रहा है? I think polar regions. Polar region is where the nights are long. ठीक है, तो there is a long winter night plus there is clear skies. So polar region is one of the only regions in all the four options where temperature inversions की जो factors हैं वो वहाँ पे बहुत favorable होते हैं. ठीक है, so answer will be D. This is another question. It is saying when the air above is warmer than the air below, it is called. This is a very easy question. हमने जैसे पढ़ा था. This is a valley. The cold air sinks in and the warm air. This is cold air and this is warm air. So the cold air is sinking in and the warm air is rising up. So it is saying when the warm air above is warmer than the air below. Now अब यहाँ पे वार्म एयर होगा और यहाँ पे कोल्ड एयर होगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ए टेम्परेचर शिफ्ट, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर इन्वर्जन और टेम्परेचर रिवर्सल. वेरी इजीली वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज ए टेम्परेचर इन्वर्जन. ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को. चलिए, with this we have completed the topic of temperature inversions. ठीक है, and we have now very clear understanding of the factors of temperature like latitudes and altitudes, how they determine the temperature of a place, the distance from the sea, and then the factors of like what is temperature anomaly and what is temperature inversions. I hope you all are very thorough with this. अगर हम yes, all these topics have been completed. So with this we'll end the lecture of today. In the next chapter we'll be covering the next chapter of like wind and pressure belt systems and how they helps in determining like the various factors and the for like the various like we'll be understanding all the pressure belt systems and the various reasons. ठीक है, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे. For this today, thank you.